समझ सकता हूँ कल हमारी रात को क्लास हुई थी, है ना? तो चांसेस है कि आप में से कुछ लोग होमवर्क को नहीं सॉल्व कर पाए होंगे। दैट इज कंप्लीटली फाइन। मैं किसी को क्लास से नहीं निकाल रहा, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हमारी क्लास हो रही है, तो सारे स्टूडेंट्स फ्री नहीं हुए होंगे, ठीक है? बाकी जिन लोगों के डाउट्स है प्लीज अपने डाउट्स पूछिएगा। जल्दी से हम डाउट्स खत्म करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और फिर हम लोग काहूत करेंगे, ठीक है? चलो, सो एम आई ऑडिबल? मैंने अभी हेडफोन्स यूज कर लिया है, आवाज आ रही है आप सबको ठीक से? अनय, आई हैड अ क्लास इन सेंटर, तो सेंटर पे क्लास लेने में वहां पे थोड़ा डिले हो गया, और उसके बाद फिर घर आया तो बहुत जाम मिला है रास्ते में। बिकॉज ऑफ द जैम देन आई गॉट लेट। अभी मैं देख रहे हो हालत, पसीना पसीना हुआ पड़ा हूं। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन। ये अपना मॉड्यूल हो गया। ये होमवर्क। तो गाइज मैं अनम्यूट करता हूं सबको। पहले लेवल 1 में कोई दिक्कत किसी को? लेवल 1 ऑर्डर वाइज चलते स्टूडेंट्स। लेवल 1 में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, देन नो सर। ओके ओके। नो सर। यस नो बोलने के लिए अनम्यूट नहीं करना है, चैट में बोलो। अनम्यूट रखे सवाल पूछने के लिए। सो लेवल 2 के क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, लेवल 2 के क्वेश्चन 3 से 8 जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? कौन सा क्वेश्चन नंबर 8? सर क्वेश्चन नंबर 8 में। सर 8 में। सर 8 में। यस सर 8 में। सर 8 में। यस सर। 8 में, राइट? यस सर। अच्छा, टेक अवे का मतलब क्या है? टेक अवे का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। जैसे हम बोलेंगे ना, टेक अवे 5 रुपीज फ्रॉम 11 रुपीज। जैसे इंग्लिश में स्टेटमेंट होता है कि नहीं, मेरे पास 10 रुपए हैं, मैंने आपको उसमें से 5 रुपए दे दिए, तो हम क्या बोलेंगे? आई गिव अवे 5 रुपीज फ्रॉम माई 10 रुपीज। तो ये जो टेक अवे है, गिव अवे, ये सब एक तरीके से सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व करता है। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। आई थिंक टेक अवे वर्ड के कारण दिक्कत हो रही थी क्या? नैतिक, सिद्धि एंड बाकी लोग? नो सर, आंसर नो सर, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है सर आंसर अलग है बुक में। अच्छा, आंसर अलग आ रहा है। ओके, देख लेते हैं। यस सर, आंसर अलग आ रहा है। कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर, एक बार बताओ तो कोई भी। सर 1 सर -1 -5x/6 -17x²/10 -7x³/4। बाप रे बाप, मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ। यस सर, मेरा भी यही आ रहा है। अच्छा देखो, यस तो सर। पहले तो हम क्या करते हैं, यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है? यहीं पे सॉल्व करता हूँ। सेवन बाई टू। हाँ सर वो बच्चे चैलेंज में चैट राइट, सबसे पहले तो यही करेंगे, दिस माइनस दिस। जब आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे, आप लोग ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और साथ में मैं इकट्ठे वो भी कर रहा हूं, तो 7/2 के साथ यहां से 9/2 आएगा माइनस में,
है ना, इसके लिए लाइक टर्म हो जाएगा ये, उसके बाद इसके लिए लाइक टर्म, एक्स वाले के लिए लाइक टर्म हो जाएगा ये। तो यहां देखें अगर हम लोग, तो ये क्या होगा, माइनस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, सेम कलर से वो करें ताकि आपको वहां पे वो पता चल जाए। अब जैसे ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो यहाँ आएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 और यहाँ से आएगा माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर, और लास्ट में हमारा फिर जो वो है बेचारा एक्स क्यूब वाला टर्म को हम एज इट इज लिख देंगे, तो 7/4 एक्स क्यूब। ठीक है ना, इधर जब सॉल्व करेंगे तो यहां आ रहा है -1। फिर इधर देखिए कैसे आया -1, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर को माइनस किया, 7 - 9 इज -2, -2/2 इज -1। फिर यहाँ पे एलसीएम लिए अगर हम लोग तो 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6 और ऊपर बन जाएगा 3x - 2x। सॉरी, ध्यान से अगर देखोगे तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा गलती हो रहा था यहाँ पे। यस आदित्य, सर यहाँ पे जैसे प्लस और सर माइनस ब्रैकेट x/3 प्लस x/2 है, तो सर प्लस माइनस माइनस में होगा। हाँ देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये यहाँ पे माइनस दिख रहा है आदित्य, बाकी लोग स्टूडेंट्स यहाँ देखिए यहाँ माइनस दिख रहा है, और हमको पता है कि ये माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेट माइनस हो जाएगा। तो मैंने दोनों टर्म के आगे माइनस को कॉमन ले लिया, तो इसलिए यहाँ देखो ये माइनस कॉमन लेने के कारण ब्रैकेट में क्या बचा, इधर से x/3 बचेगा और यहाँ पे प्लस x/2 बचेगा। आ रही है बात समझ में? अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो ध्यान से देखिए वो माइनस x/3 आएगा और आगे से माइनस x/2 ही आने वाला है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि ब्रैकेट में डालने से ना मेरे एलसीएम लेने के टाइम पे गलती होने के चांसेस खत्म हो गए। अब जैसे यहाँ पे 5 2 10 का एलसीएम आएगा, ये बनेगा 2x² और ये बनेगा 15x², तो ये हो गया मेरा 2 + 15 17, तो इधर मैं लिखूंगा 17x² और मेरा ये लास्ट में -7/4 एक्स क्यूब है। तो क्या आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन में ये दिया हुआ है? अब ये ऊपर 3 + 2x 5x हो जाएगा, दिस इज -1 -5x/6 -17x²/10 -7/4 एक्स क्यूब। क्या ये दिया हुआ है? एक बार कोई अनम्यूट करे, मान लो रेहान, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। कौन सा वाला टर्म मेरा गलत दिख रहा है सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग? यस सर, 17/10 जो लिखा है ना। हाँ यस सर, उसके जगह बुक में 4/5 दिया हुआ है, -4/5। और बाकी सब ठीक है? यस सर। ओके
गाइस आंसर तो यही होना चाहिए, ठीक है, आंसर तो यही होना चाहिए। बुक में वहां पे गलत है। आप में से किसी का ये आंसर आया है? आप में से किसी का ये आंसर आया है क्या स्टूडेंट्स? पायल का आया है, अप्रमेय का आया है, अभी का आया है। करेक्ट है गाइस। तो वी आर रॉन्ग, वी आर राइट, बुक इज रॉन्ग, ठीक है। चलो ये सही है, बिकॉज मैंने चेक कर लिया है, जो अभी रेहान ने बताया ना एक्स स्क्वायर वाला, वो सही है, ठीक है। आदित्य, नयन, सिद्धि, आयुष, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे देखना, और कोई क्वेश्चन में दिक्कत है क्या? उत्कर्ष ने बोले सर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे दिक्कत क्यों होनी चाहिए? आप देखो कि ये वाला इसके साथ एडिशन है और यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो अगर मैं एक ही स्टेप में करने जाऊं तो यहाँ पे पहले कांस्टेंट को उठाओ, देखो इसके साथ इसके लिए लाइक टर्म ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा उस हिसाब से? वो बन जाएगा 1 + 5 - 4, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए ये लाइक टर्म हो जाएगा और ये लाइक टर्म हो जाएगा, अब बन जाएगा 1/2x - 2/3x - 1/3x। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए +1/3x। फिर आते हैं तीसरा टर्म, सब में लाइक टर्म की तरह काम करने वाला है। तो प्लस, अगर मैं x² कॉमन ले लूं तो 1/√2, जगह नहीं हो रहा है, (1/√2 + √2 - 2√2). अच्छा -2√2 के आगे माइनस है, उधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इस स्टेप में किसी को दिक्कत हुई है क्या? इस स्टेप में कहीं पे किसी को दिक्कत हुई है क्या गाइस? देख के बताओ जल्दी से, किसी को दिक्कत हुआ है प्लीज हैंड रेज कीजिए। यस आदित्य। सर लास्ट वाला समझ नहीं आया। लास्ट वाले में आदित्य मैंने x² कॉमन ले लिया बस, तो यहाँ से x² कॉमन लिया तो क्या बचा? 1/√2। यहाँ से x² कॉमन लिया तो क्या बचा? √2। और यहाँ से जब x² कॉमन लिए तो -2√2 के कारण वो बन जाएगा +2√2, ये सर समझ में आया। ठीक है। यस अप्रमेय, नो सर समझ गया। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ये देखो 1 + 5 - 4, तो ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट यहाँ पे ले लेंगे हम एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो ये बन जाएगा 3 - 6 + 6, सॉरी 3 - 4, क्या कर रहा हूं मैं, 3 - 4 is -1 + 6 is 5, तो 5/6x प्लस यहाँ पे एलसीएम होगा √2 का, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 to the 4 हो जाएगा, तो 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो 7√2x² हो जाएगा। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्या बुक में यही आंसर दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है बुक में आंसर यार? यहाँ पे भी गड़बड़। आदित्य सर पहले का है। क्या? अच्छा पहले का है। हाँ कौशिक। सर बुक में सर दिया हुआ है 7/√2 हाँ x2 + 1/6 x + 2। 1/6 दिया है। यस सर 1/6 x आंसर में। एक मिनट, आई थिंक यहाँ पे मैंने एलसीएम लेने में कुछ गलती की है क्या? शायद
अगर एलसीएम लेंगे तो 6 का एलसीएम आएगा 3 - 4 + 2 हो गया। 3 - 4 + 2, मैं वहां पे गलत पढ़ दिया था। 3 - 4 + 2 कितना हो जाएगा? 5 - 1 4 हो गया, तो +1/6x + 7/√2x²। यही है आंसर। फिर यही आंसर ना? ठीक है। फिर आज जिन जिन लोगों को दिक्कत हुई एक बार देखो तो। इज दिस ओके नाउ? यस पूर्णिमा। सर वो स्क्वायर रूट वाला जो पार्ट है सर उसको फिर से रिपीट कर दीजिए ना। ठीक है, देखिए जब आपने यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। जब मैंने √2 का एलसीएम ले लिया तो ऊपर तो गाइस यहाँ पे तो 1 ही रहेगा। सेकेंड टर्म देखना, तो सेकेंड टर्म क्या है? √2 है। अब उस √2 के साथ √2 मल्टीप्लाई होगा। फिर वो थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म है 2√2, वो एलसीएम वाला नंबर भी अब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। और इस पूरे के बाहर में क्या लगेगा? x² लगेगा। अब गाइस √2 × √2 क्या हो जाता है? 2 बन जाता है। √2 × √2 2 बन जाता है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे 2 आया। अच्छा इधर देखो, यहाँ पे √2 × √2 कितना हो गया? दैट इज 2। √2 × √2 हो गया 2, एंड 2 2 हो गया 4, 2 2 हो गया 4। तो 1 + 2 + 4 डिवाइडेड बाई √2 टाइम्स x²। तो ऊपर 7 हो गया, ऊपर 7 हो गया, 7/√2 x²। ठीक है। √2 का वैल्यू नहीं डालना है गाइस, √2 का वैल्यू नहीं डालना है, उसको एज इट इज रहने दो। पूर्णिमा समझ में आ गया क्या? हाँ अभी बोलो। सर √10 × √2 2 होगा। हाँ, अब जैसे 9 × 9 अगर 81 करते हैं तो आप 9 के ऊपर क्या पावर चढ़ा देते हो? 1 + 1 करते हो ना। अब √2 लिखने का मतलब अभी क्या हुआ? √2 को आप कैसे लिख सकते थे? लेट मी चेंज द कलर हियर। √2 को लिखा जा सकता था 2 to the power 1/2। तो √2 को अगर 2 to the power 1/2 लिखोगे और उसके साथ एक और √2 मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक और 2 to the power 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या मैं उसको ऐसे नहीं कह सकता कि वो बन गया मेरा 2 to the power 1/2 into 2 to the power 1/2? और जब बेस सेम होता है तो पावर्स को हम क्या और करते ऐड हो हैं? जाता है। यस, ऐड हो जाता है। ठीक है। तो जितनों को डाउट था, क्या ये चीज क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया स्टूडेंट्स? क्या किया मैंने लाइक टर्म्स को एक साथ ब्रैकेट में डाल के सिंप्लीफाई किया। हाँ कौशिक। सर जो सर आपका सर जो आंसर आया वो सर मतलब सर उल्टा हो जाता है। हाँ, क्योंकि जनरली हम लोग वेरिएबल के ऊपर जो पहला टर्म होता है वो पहले लिखते हैं, बट उससे मैटर नहीं करेगा, क्योंकि एडिशन में ना चीजें तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। चाहे हम 4 + 5 लिखे या 5 + 4 लिखे, बात सेम होगी। बाकी बुक्स में क्योंकि क्या सर होता है स्टूडेंट्स? बुक्स में जनरली वो हायर वेरिएबल के ऊपर जो ज्यादा पावर होता है ना, उस टर्म को पहले लिखा जाता है, उसके बाद उसके नीचे पावर वाला टर्म, उसके बाद उसके नीचे पावर वाला टर्म। यहाँ पे सर जो बुक में सर जो आंसर दिया है ना, हाँ जो सर लास्ट में वहाँ पे 2 लिखा और सर आपका सर पहले 2 लिखा हुआ, तो सर यही सर हाँ चेंज हो जाता है। हाँ, इसमें देखो, अगर मैं इसको 7/√2 x² प्लस x/6 प्लस 2 करके लिखो तो यही आंसर आपके बुक में है। यस सर। ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ज्यादा पावर वाला जो वेरिएबल था उसको पहले लिखा, 2 पावर वाले को पहले लिखा, x² वाला टर्म को पहले लिखा, फिर x⁴ वाला टर्म लिखा, और उसके बाद कांस्टेंट को लिखा है। और सर x का सर वैल्यू 1 होता है। कहीं नहीं होता है। कल भी तुमने सवाल पूछा था, कल भी डाउट सुना था, x का वैल्यू कहीं 1 नहीं होता है। x इज अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ओके तो आप इसको क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दोगे, आप x का वैल्यू 1 डालकर इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करोगे। ठीक है, x का वैल्यू 1 होता है। तब तो फिर हमारा पूरा मैथमेटिक्स में वेरिएबल का बैंड बजा दिया। चलो, तो डन। बढ़े आगे क्या? जितने लोगों को दिक्कत थी, कैन आई मूव फॉरवर्ड?
व्हाट इज द प्रोसेस स्टूडेंट्स? लाइक टर्म्स को इकट्ठे कर लो, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी दिया हुआ है उस हिसाब से प्रोसीड करना, ठीक है? डन। फिर अब आते हैं कॉन्सेप्ट चेक। कॉन्सेप्ट चेक में कहां पे प्रॉब्लम हुआ है? यस उत्कर्ष। सर क्वेश्चन नंबर 6 and 7। ओके, हाँ नयन बताओ। सर 4 के सर से मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट सर नहीं आ रहा है, और सर 5 में सर 6 में सर थोड़ा बड़ा डाउट है, तो समझ में 4 में 4 वाला समझा नहीं। सर 5 में 5 सॉरी सर 5 ठीक, सर। चलो ठीक है, तो मेरे को अभी 4 6 पहले उससे शुरू करते हैं। देखो 5 से शुरू करते हैं। तो 5 में पूछा गया फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म कंटेनिंग x स्क्वायर। तो ध्यान से अगर देखोगे तो x स्क्वायर वाला तो खाली यही टर्म है ना, x स्क्वायर वाला टर्म खाली यही है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर वाला हो गया, ये x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर वाला हो गया। अगर आपको दोनों टर्म को डिफरेंशिएट करना है तो हमको देखना पड़ेगा ना, x स्क्वायर वाला टर्म अगर हम उधर भी बोलने लग गए तब तो गड़बड़ हो जाएगा। वो कौन सा टर्म है? वो x स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला टर्म है, और जबकि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? खाली x स्क्वायर वाला टर्म बोला हुआ है। तो x स्क्वायर वाले टर्म के आगे क्या मल्टीप्लाइड है? -3 मल्टीप्लाइड है, तो इसीलिए हम -3 बोलेंगे। माइनस अगर दिखता है आगे तो हम माइनस को कंसीडर करते हैं, हम उसको छोड़ते नहीं है। गेटिंग दिस नयन? सर आंसर सर अलग है सर, मेरा भी सर यही था -3, लेकिन सर बुक के आंसर में y स्क्वायर -3 दिया हुआ है। ये तो गलत तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, बुक में गलत तरीके से लिखा हुआ है, बट एक बार मुझे ना देखने देना, एक बार मैं इसको फिगर आउट करके फिर आप लोगों को बताऊंगा। मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगा फिर, ठीक है? फिर 6 पे आते हैं। 6 में बोला गया है इन द टर्म 25/3 a स्क्वायर b इंटू सी क्यूब कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर। तो a स्क्वायर के साथ यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाइड है, a स्क्वायर के साथ यहाँ जो भी मल्टीप्लाइड है उसकी बात की जा रही है। ओके, तो इसमें ऑल करेक्ट है, इसमें ऑल करेक्ट है, राइट नाउ। सो एक छोटी सी चीज यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, जब हम बात करें कोफिशिएंट का, देखो बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है, जब एक टर्म में जैसे 2abc है, तो यहाँ पे जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि जब आपसे कोफिशिएंट ऑफ a पूछेगा तो आपको एक्चुअली में क्या करना है? यू हैव टू राइट डाउन द टर्म एक्सक्लूडिंग a। जब आपको ये बोला गया तो आपने क्या किया? आपने उस टर्म को लिखा है एक्सक्लूडिंग a को छोड़ के जो भी बचा हुआ है। जैसे a को अगर छोड़ दोगे तो क्या बचेगा? 2bc बचेगा। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ a को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि a को छोड़कर बाकी जो भी चीजें उसके साथ मल्टीप्लाइड है, a को छोड़कर उस टर्म में बाकी जो भी चीजें मल्टीप्लाइड है वो लिखा जा रहा है, तो इसीलिए 2bc लिखा गया। अगर आप यहाँ पे देखते हो उत्कर्ष, हाँ उत्कर्ष, तो यहाँ पे जैसे कि a स्क्वायर लिया हुआ है, तो a स्क्वायर के साथ क्या क्या मल्टीप्लाइड है? a स्क्वायर के साथ 25 मल्टीप्लाइड है, b मल्टीप्लाइड है, c क्यूब मल्टीप्लाइड है, यस तो इसीलिए यहाँ पे 25b c क्यूब लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट तो हमने, हाँ यस सर आपको भी लगा, हाँ करेक्ट है। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी अगर हम बात करें, एक्स स्क्वायर वाला टर्म जब पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म में क्या क्या दिख रहा है हमको? ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। तो जब हम एक्स स्क्वायर कॉमन उठा लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है? ब्रैकेट में वाई स्क्वायर -3 आ रहा है, ठीक है? एक्स स्क्वायर वाला टर्म अगर कॉमन उठाते हो वहां पे तो ब्रैकेट में वाई स्क्वायर -3 आता है, इसीलिए इसके कोएफिशिएंट को क्या बोला गया है? वाई स्क्वायर -3 बोला गया है। अगर सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का बात करेगा तो हमको -3 बोलना पड़ता है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात करता तो हम खाली -3 बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर नाउ।
क्वेश्चन नंबर 6 अनुष्का, कोई दिक्कत अभी भी है क्या? नैतिक, शशांक, इज दिस क्लियर? अनुष्का, नैतिक, शशांक, मतलब क्या करना है बेटा आप लोगों को? यहाँ पे आपको देखना है कि ए स्क्वायर को छोड़कर बाकी जो भी चीजें लिखी हुई है ना उस वहां पे आप उसको एज इट इज लिख दोगे। ए स्क्वायर को छोड़कर बाकी जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो एज इट इज लिख दोगे। सिमिलरली जब आपसे पूछा गया 25, जैसे यहाँ पे 25/3 ए स्क्वायर बी इंटू सी का क्यूब। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी का क्यूब पूछा गया है तो सी का क्यूब में क्या करना, सी का क्यूब वाला टर्म को छोड़ दो, एक तरीके से सी का क्यूब वाला टर्म को छोड़ दो, क्या बचा, ये बचा। तो हम इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ सी का क्यूब, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ सी का क्यूब। ठीक है, यस आदित्य? सर क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड बता दीजिए। हाँ अभी बता रहा हूँ। पता नहीं यार, अब बड़ा नींद आने लग गया अचानक। सुबह 8:30 से सेंटर पे क्लास ले रहा था, वैसे तो फीलिंग टायर्ड, एक्चुअली कुछ खाया नहीं है, सुबह फटाफट भाग गया क्लास लेने के लिए, फिर कुछ खाने को टाइम मिला नहीं। अभी आई विल हैव माय फर्स्ट मील आफ्टर योर क्लास। 7 की फर्स्ट, उसके बाद सेकंड पे आते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग n वीडियो कैसेट्स इज 1.5 n plus 3500. The income from sale of n cassettes is 6 n. तो पूछा गया है expression for the profit obtained by producing and selling. तो गाइस प्रॉफिट क्या होता है, आपने मान लो कि आपने मार्केट से 5 कैसेट खरीदे थे 100 रुपए में और आपने उन्हीं 5 कैसेट को बेचा तो आपको 200 रुपए मिले, तो प्रॉफिट क्या हुआ, 200 माइनस 100 हुआ। तो यहां पे जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहां पे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनकम माइनस कॉस्ट, जो आपको कैसेट्स बेच के जो इनकम मिला माइनस कैसेट को खरीदने में आपका जितना कॉस्ट लगा, जो भी डिफरेंस होगा वही तो आपका मुनाफा है, वही आपका मुनाफा है। तो इसीलिए क्या लिखा जाएगा, इसीलिए लिखा जाएगा 6n माइनस दिस, इसीलिए लिखा जाएगा 6n माइनस 1.5n प्लस 3500। तो 6n माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6n माइनस 1.5n क्या हो जाएगा, 4.5n हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3500 है। तो उस हिसाब से ऑप्शन भी हमारा आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। यह शशांक, अवंती सेंटर, सीनियर स्टूडेंट्स थे क्लास 12th वाले। यस अप्रमेय? सर मेरा 5.5 n आ रहा है। अरे यार 6 माइनस 1.5 तो 4.5 होगा, गलती हो सकता है सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, सॉरी सर। ओके रेहान, प्रॉफिट ऑब्टेन्ड। अब देखो रेहान, यहाँ पे n क्या था, n इज द नंबर ऑफ कैसेट्स, n इज द नंबर ऑफ कैसेट्स। तो अगर सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि बताइए एक्चुअल प्रॉफिट कितना ऑब्टेन किया है अगर आपने 10,000 कैसेट बेचे होंगे, तो आपको सिर्फ क्या करना है जानते हो, आपको 10,000 वैल्यू रखना है, कहां पे, यहां पे रखना है, n के जगह पे 10,000 रखना है। तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10,000 माइनस 3500। तो 4.5 इंटू 10,000 करेंगे तो वो बन जाएगा 45,000, 45,000। 45,000 में से 3,500 माइनस किया तो आपके पास बचेगा 41,500। एंड सो द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस विल बी ऑप्शन ए। आ रहा है समझ में क्या? ठीक है, मतलब आपने पहले क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, उसमें आपका जो प्रॉफिट का एक्सप्रेशन आया ना वो आया n के टर्म्स में। वहां पे n क्या है देखो, ऊपर लिखा ही हुआ था n इज द नंबर ऑफ वीडियो कैसेट। तो अब उस n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे चेंज करते रहोगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का एक्चुअल वैल्यू मिलते रहेगा। तो जब 10,000 कैसेट बेचा था तो प्रॉफिट कितना है, तो n की जगह पे 10,000 पुट करेंगे, n की जगह पे वहां 10,000 पुट करेंगे। क्या ये चीज समझ में आ रहा है?
आदित्य कुमार, क्या ये चीज अभी क्लियर है? ठीक है, डन। तो आई बिलीव सबके डाउट्स कवर हो गए। इसके आगे भी क्वेश्चन है क्या? नहीं है, तो डन क्वेश्चंस। किसी का कोई डाउट रह गया है? कौशिक पूछ रहे सर हम लोग का भी क्लास ओपन होगा। कौशिक 1-2 दिन वेट करो, फिर हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे अगर होता है तो। थोड़ा सा देखना होगा ना मार्केट में क्या सिचुएशन है। एज का तो अभी तक मुझे कुछ ऐसे पता नहीं चला है, बट लेट्स वेट फॉर 1 और 2 डेज। ओके, डाउट्स हो गए सॉल्व, तो जल्दी से अब बढ़ते हैं अपन अगले पार्ट की तरफ। ओके, मल्टीप्लिकेशन। अब गाइस मल्टीप्लिकेशन वही अच्छे से कर सकता है जिसको लाइक टर्म्स को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना पता है, राइट? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ algebraic expression. While multiplying, we need to take care of some points about the multiplication of like and unlike terms. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना एक्सप्रेशन का, तो उसमें लाइक टर्म्स हो सकते हैं, उसमें अनलाइक टर्म्स हो सकते हैं। तो उस दौरान मल्टीप्लिकेशन में आपको इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइक टर्म्स, तो उसमें क्या होता है, कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, लेट्स से 5x या 5m कर देता हूँ, 5p कर देता हूँ, चलो 5p इंटू -7p कर देता हूँ। ये दोनों लाइक टर्म है बिकॉज उनके ऊपर वहां पे सेम वेरिएबल है, दोनों में p और वेरिएबल के ऊपर पावर भी सेम है 1, तो सेम वेरिएबल सेम पावर। नाउ द कोफिशिएंट्स विल गेट मल्टीप्लाइड। तो जब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप 5 इंटू -7 करोगे, आप कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करोगे। फिर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, द पावर विल नॉट गेट मल्टीप्लाइड, मतलब जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे वेरिएबल को, तो वेरिएबल के केस में क्या होता है गाइस, क्लास 7th में आपने एक्सपोनेंट का फंडा पढ़ा होगा, a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q इज इक्वल टू a टू द पावर p प्लस q, राइट? तो हम उसको यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो कॉन्स्टेंट्स को तो आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे, जो कोफिशिएंट होगा उसको आप एज इट इज मल्टीप्लाई करोगे, और जो वेरिएबल वाला पार्ट होगा उसमें वेरिएबल के ऊपर जो नेट पावर आएगा, वेरिएबल के ऊपर जो नेट पावर आएगा, द रिजल्टेंट वेरिएबल विल बी द एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आप इसको ऐसे देख सकते हो। तो 5 और 7 नंबर्स को पहले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई अलग से, वेरिएबल के ऊपर जैसे जैसे पावर दिख रहा है वैसे वैसे पावर को ऐड करोगे। तो ये बन जाएगा 5 इंटू -7 विल बी -35 और p के ऊपर हो जाएगा पावर 2। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है? -35p होगा। शशांक यहाँ पे लिखा हुआ है पावर विल नॉट गेट मल्टीप्लाइड, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आप पावर को मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करोगे, ठीक है? पावर को मल्टीप्लाई नहीं करते। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में छोटी सी चीज पढ़ी होगी, दैट a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है, ठीक है? तो पावर वहां पे बेसिकली ऐड हो जाता है। ठीक है, पावर ऐड हो जाता है। अच्छा, पावर तो 1 + 1 पावर 2 हो जाएगा, 1 + 1 पावर 2 हो जाएगा। आपके सामने और भी एग्जांपल्स है, यहाँ पे देखिए 4x इंटू 3x, 4x इंटू 3x कितना लिखा हुआ है, 4 3 12। ये देखो 4 3, तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा और ये इधर आ गया, ठीक है? फिर x वाले पार्ट पे आते हैं, तो x इंटू x इंटू एक्स स्क्वायर, कैसे? x इंटू एक्स पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड पे आ जाओ, नीचे वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ,
5x इंटू 4x इंटू 3x। तो आपको कैसे करना है, आपको सबसे पहले सबके कोफिशिएंट को उठाओ, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, इसको ब्रैकेट में डाल दिए। अब x को, वेरिएबल को देखो, वेरिएबल के ऊपर जो पावर है उसको ऐड करो, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 हो गया 60, और ये x के ऊपर पावर आ गया 3, तो 60 x क्यूब अपना पावर हो जाएगा, 60 x क्यूब अपना मतलब 60 x क्यूब अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से मैं आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस, चलो पहले थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनलाइक टर्म्स। तो जब अनलाइक टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, अभी भी कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होगा, पावर विल रिमेन सेम इफ द वेरिएबल इज डिफरेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि इफ आई एम हैविंग 2x इंटू 3y, तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो आप कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना, तो 2 3 6 हो जाएगा, और बचा वेरिएबल का, तो ये दोनों के अलग अलग वेरिएबल है ना, वेरिएबल इज डिफरेंट, वेरिएबल इज डिफरेंट, x और y अलग अलग है, तो आप उसके पावर में कोई चेंज नहीं करोगे, बस उसको x इंटू वाई करके लिख दोगे। लेकिन बट इफ सम ऑफ द वेरिएबल्स आर सेम, अगर कुछ जगहों पे वेरिएबल सेम आ गया तो वहां पे आप उनके पावर्स को ऐड कर दोगे, जैसे कि 2x इंटू 3x स्क्वायर। अभी बताओ पहले, 2x इंटू 3x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है कि अनलाइक टर्म्स है? 2x और 3x स्क्वायर लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है? चैट में जल्दी बताओ, लाइक और अनलाइक। वेरी गुड, सो एवरीवन, अभी को छोड़ के, अभी आपने लाइक बोला है, बाकी अभी तक सबने अनलाइक बोला है, सबने अनलाइक टर्म ही बोला है। वेरी गुड, क्योंकि रवि अभी हम लोग देखते हैं कि लाइक टर्म्स तब होंगे जब वेरिएबल सेम होगा और वेरिएबल के ऊपर पावर भी सेम होगा, वेरिएबल सेम होगा और वेरिएबल के ऊपर पावर भी सेम होगा। तो एक जगह पे x के ऊपर पावर 1 है, दूसरी जगह पे x के ऊपर पावर 2 है। तो गाइज अगर हम रूल्स को फॉलो करें तो रूल्स क्या कहता है कि पहले आप कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए, तो कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद हम वेरिएबल पे आते हैं, तो वेरिएबल के बारे में क्या लिखा हुआ है कि अगर वेरिएबल अलग है तो एज इट इज लिख दीजिएगा, लेकिन अगर कुछ वेरिएबल सेम हुआ तो पावर को ऐड कीजिएगा। तो अब जैसे x और x स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पावर ऐड ही तो होता है ना, जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करते हैं सेम वेरिएबल्स को तो पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये पावर ऐड होता है सॉरी, तो ये 1 + 2 हो जाएगा, तो जिसके कारण 2 3 6 बनेगा यहाँ पे, और यहाँ होगा x टू द पावर 3, यहाँ 2 3 6 हो गया और यहाँ पे x टू द पावर 1 + 2 3 हो गया। तो अब जैसे यहाँ देख सकते हो, the product of 2p into 3q is equal to 6p, the product of 2p into 3q is equal to 6p। next the product of 2x square y, 3x and y, ये देखिए 2x square y into 3x into 9, अभी मेरे को ये कैलकुलेट करना था। तो तरीका क्या कहता है, तरीका कह रहा है कि पहले तो आप सारे कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 9 आएगा, फिर आ जाओ वेरिएबल पे, तो मेरे को एक वेरिएबल x दिख रहा है, एक वेरिएबल y दिख रहा है। तो x के केस में क्या होगा, क्योंकि आपका x स्क्वायर और x मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम पावर को लिखेंगे 2 + 1, और फिर वो जो y दिख रहा है y, उसके लिए और कहीं पे कुछ नहीं है, तो y को हम एज इट इज लिख देंगे। तो फाइनली 2 3 6 and 6 9 54, तो ये बन गया 54 x to the power 3 into y to the power 1, 54 into x to the power 3 into y to the power 1 will become the final answer of this question। किसी को दिक्कत हुई है क्या कहीं पे भी? आर वी क्लियर स्टूडेंट्स?
क्या आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आया है? यस अप्रमेय? बोलो, अनम्यूट कर दी किए तो हो? समझ में आ गया तो मैं आपको फिर कुछ क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व कीजिएगा। चलो 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से इसे कैलकुलेट करो। ओके, सो यहां देखो, पहले आप 2 इंटू -17 करोगे, वहां पे आएगा आपको -34। फिर आप x का टर्म देखो, x स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 1, तो वो x क्यूब बनेगा। फिर y इंटू वाई आपका y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे -3 इंटू -7 हो जाएगा +21। और ये आपका वेरिएबल अलग अलग है तो उसको एज इट इज मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। फिर नेक्स्ट में 6 3 18, x इंटू एक्स आपका एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आपका y टू द पावर 4 हो गया। तो ये मेरा क्वेश्चन का आंसर रह जाएगा, ये मेरे आंसर का क्वेश्चन रह जाएगा। कहीं पे दिक्कत हो रही है क्या स्टूडेंट्स? प्लीज लेट मी नो। कहीं पे प्रॉब्लम? किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं समझ में आया? यस कौशिक। सर जो सर लास्ट वाला थर्ड नंबर सर बना है ना, जिसके सर y के ऊपर आया है 4, हाँ वो सारा सर कैसे हुआ? 2 2 या 4? देखो 6 इंटू 3 ये, उसके बाद x के ऊपर पावर क्या है, इधर भी 1 है उधर भी 1 है तो 1 + 1, y के ऊपर पावर इधर भी 2 है उधर भी 2 है तो इसीलिए 6 3 18, x के ऊपर पावर 2, y के ऊपर पावर 4। ठीक है, इजी था ना? आई थिंक यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। फ्रेंड्स, अमृत, एनी प्रॉब्लम? अनीश, आयुष, आशीष, माही, इरम, नैतिक, प्रिंस, सत्यम, तरुण, एनी प्रॉब्लम? तो अब जल्दी से कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, अगले 5 मिनट के लिए ध्यान से सुनना सब।
मल्टीप्लाइंग टू मोनोमियल्स, जब हम दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल. So while multiplying two polynomials, the resultant variable will come by the coefficient of product. जो coefficient होगा, that is equal to the coefficient of the first monomial into the coefficient of the second monomial. And the algebraic factor is the algebraic factor of the first monomial into the algebraic factor of the second monomial. Yes, Aditya? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर, थोड़ा समझे नहीं. ठीक है इरम. आप बेसिकली देखो, जब हम दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे हमने वही किया है. अगर आप देखोगे तो तीनों क्वेश्चंस में क्या थे, तीनों क्वेश्चंस में हम एक मोनोमियल को एक मोनोमियल से ही मल्टीप्लाई कर रहे थे, है कि नहीं. 2x² इज अ मोनोमियल, एक सिंगल टर्म है, क्योंकि -17xy भी एक सिंगल टर्म है, तो हम यहाँ पे मोनोमियल इंटू मोनोमियल कर रहे थे. तो जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करने में टाइम बर्बाद नहीं करूंगा. जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल को देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 25y इंटू 3xy. तो 25 इंटू 3 कितना हो गया, 75 हो गया. उसके बाद 20, अरे यहाँ पे कुछ गलत है, यहाँ 5 होना चाहिए था. तो 25 इंटू 5 आपका 125 हो गया. x आपका एज इट इज रहेगा, y इधर भी है, y इधर भी है, तो y इंटू y² बनेगा. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल में आप कुछ नहीं सीख रहे हो नया, हमने अभी 3 क्वेश्चन उसी के ऊपर किया था. लेकिन जब मल्टीप्लाई हम करें 3 या 3 से ज्यादा मोनोमियल्स, 3 या 3 से ज्यादा मोनोमियल करें, जैसे कि 4xy, 5x² एंड 6x³ जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगेन हमारा प्रोसेस सेम रहेगा. आपके पास दो ऑप्शन है, एक या तो आप पहले उनमें से किसी दो को मल्टीप्लाई कर लो, जैसे यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लिया, तो 4 5 20, x इंटू x² बन गया, x⁴ प्लस x⁴ आपका x³ हो गया, y इंटू y², वहां भी y³ आ गया, और फिर उसको थर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर उसको थर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है. तो 120x³ इंटू ये, तो वो तो सेम आपको पता है. इनफैक्ट ये भी हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन देख रहे हो जो मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे थे, 2x² इंटू 3x इंटू 9. तो ये सबके सब मोनोमियल थे, तो हम मोनोमियल को यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन कैसे कर रहे थे, हमारा प्रोसेस सेम रहेगा. अगर आपको समझ में आ रहा है, सिंपल सा फंडा क्या रहेगा, यू मल्टीप्लाई ऑल द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, उसके बाद जहां जहां वेरिएबल दिख रहा है उसके पावर्स को ऐड करते चलो, और दिस इज हाउ यू गेट द आंसर. ठीक है. जैसे कि मैं एक छोटा सा यहाँ पे आपको क्वेश्चन देता हूँ, सबको ही सॉल्व कीजिएगा. -2 a² इंटू 3a³ b⁴ इंटू 7 ab⁵. ठीक है. तो यहाँ पे अभी अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन का, एक बार जल्दी से चैट में बताओ तो आपको क्या लगता है इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा. पहले हम करेंगे -2, देखो पहले हम करेंगे -2 इंटू 3 इंटू 7, तो कॉन्स्टेंट्स को हमने एज इट इज मल्टीप्लाई किया. फिर आ जाओ वेरिएबल पे, तो देखो a हमको तीनों जगह पे दिख रहा है, a हमको तीनों जगह पे दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, आप सीधा a के पावर्स को एज इट इज ऐड करते रहोगे. तो 2 + 3 + 1, फिर b के पावर्स को आप एज इट इज वो करोगे, ऐड करोगे, तो 2 + 1 + 5, तो ये हो गया -2 इंटू 3 इंटू 7, तो ये -42 हो गया, और यहाँ पे बन गया a⁶ एंड b⁴ 2 + 1 + 5 8.
तो ये क्या 42 into a to the power 6 into b to the power 8 आया है समझ में? तो आई थिंक ये सब इतना नहीं भी पढ़ोगे तो भी समझ में आ रहा है. वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग, वी आर डूइंग नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन. नंबर्स को साथ में मल्टीप्लाई करते चलना. वेरिएबल्स अगर सेम दिख रहा है तो पावर्स को ऐड करते चलना. अब मान लो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं. लेट्स से आई हैव 2abc into 3def into 4pqr. इसको मल्टीप्लाई करके जल्दी बताओ क्या आएगा. इसको मल्टीप्लाई करके जल्दी बताओ क्या आएगा. वेरी गुड. कौशिक आपने सिर्फ नंबर लिखा है, वेरिएबल भी तो लिखोगे ना. 2 into 3 into 4, 2 into 3 is 6, 6 4 the 24. और वेरिएबल देखो अब क्या है कि वेरिएबल में आपको सेम वेरिएबल दो जगह नहीं दिख रहा है. सेम वेरिएबल दो जगह नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, हम सारे वेरिएबल को एज इट इज लिख देंगे. ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर. ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है. गाइस और 2 स्लाइड्स है फिर हम कहूत पे आएंगे. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल. पहला वाला क्या था, मोनोमियल के मल्टीप्लिकेशन से. अब यहाँ पे प्रोसेस क्या लिखा हुआ है, टू मल्टीप्लाई अ मोनोमियल विद अ बाइनोमियल वी हैव टू मल्टीप्लाई द मोनोमियल विद ईच टर्म ऑफ द बाइनोमियल. ये कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स, इसको ऐसे सोचो, a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी. तो a हमारा मोनोमियल हो गया, b प्लस सी हमारा बाइनोमियल हो गया. तो क्वेश्चन क्या कहता है, तरीका क्या कहता है, मेथड कहता है कि आप क्या करोगे, टू मल्टीप्लाई अ मोनोमियल विद अ बाइनोमियल वी हैव टू मल्टीप्लाई द मोनोमियल विद ईच टर्म ऑफ द बाइनोमियल. तो ये जो मेरा a है ये पहले आप b के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इस a को c के साथ मल्टीप्लाई करोगे. पहले आप इस a को b के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस a को c के साथ मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है. तो यहां से आपको मिलेगा, जैसे ये देखो 8 इंटू एक्स प्लस वाई. तो आपने क्या किया, पहला टर्म x के साथ 8 को मल्टीप्लाई किया तो 8 बना, फिर आपने दूसरा टर्म y को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8y बना. तो यहाँ 8x हो गया, यहाँ 8y हो गया. यही हमारा आंसर रह जाएगा. ठीक है. और बाइनोमियल का ऑपरेटर को फॉलो करोगे, वो दोनों टर्म के बीच में प्लस साइन था तो फाइनल आंसर में भी बीच में प्लस साइन आएगा. ओरिजिनल में बाइनोमियल के बीच में माइनस था तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा. सेकेंड एग्जाम्पल को देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3x बाई 4y प्लस 7. तो आप क्या करोगे, पहले 3x को 4y के साथ मल्टीप्लाई करोगे. तो 3x इंटू 4y करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 12xy, बिकॉज 3 4 द 12 हो जाएगा और x और y को एज इट इज लिखेंगे. फिर 3x को मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ, तो 3x को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 7 द 21 हो जाएगा और ये 21x बन जाएगा. फिर आते हैं लास्ट पार्ट में. लास्ट पार्ट में 7x क्यूब को मल्टीप्लाई करोगे पहले इसके साथ और फिर इसके साथ. तो 7x क्यूब को जब 2x टू द पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टू द 14 हो जाएगा. अब वेरिएबल में एक जगह x का पावर 3 है तो दूसरी जगह पे x का पावर 4 दिख रहा है. तो नेट पावर कितना हो जाएगा, x टू द पावर 3 प्लस 4x टू द पावर 7. इसीलिए यहाँ पे 14 इंटू x टू द पावर 7 दिख रहा है. अब आते हैं हम लोग सेकेंड टर्म की तरफ. तो ये सेकेंड टर्म में आपको दिख रहा है 7x क्यूब y पावर 4. कैसे आया, तो 7x क्यूब को जब हम y टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 विल रिमेन 7. x और y में कॉमन कुछ नहीं है, अनलाइक टर्म है, वेरिएबल भी सेम नहीं है, तो आप वेरिएबल को एज इट इज मल्टीप्लाई करके लिख दोगे. सो दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई अ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल. प्रोसेस क्लियर होगा. लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म वाला होगा. तो बाइनोमियल में क्या करते थे, बाइनोमियल में हम मोनोमियल को बाइनोमियल का हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करते थे. वैसे मोनोमियल को जब ट्राइनोमियल से डिवाइड करेंगे, लिखा हुआ है दिस इज सेम एज अबव,
तो मतलब हम ट्राइनोमियल के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां अगर मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करूं तो मान लो मेरे को a इंटू बी प्लस सी प्लस डी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। तो यहां पे जैसे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 8 विथ x प्लस वाई प्लस जेड, तो आप 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे और ये आपको यहां मिला, फिर आपने 8 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, 8y बना, वो यहां मिला, फिर हमने 8 को z के साथ मल्टीप्लाई किया, 8z बना, वो यहां मिला। एंड दिस इज हाउ द रिमेनिंग मल्टीप्लिकेशंस हैव बीन डन। तो कहीं पे भी कुछ मुश्किल नहीं है, इट हैज बीन वेरी इजी। इस स्लाइड को दोबारा गो थ्रू कीजिएगा, कुछ एक दो सॉल्व्ड एग्जांपल्स अगर देखना पड़ा तो एनसीईआरटी से देख लेना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। स्टिल अगर दिक्कत होगी तो नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे, बट एक बार इस स्लाइड को वापस गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। टाइम स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, तो आज हम कहूत नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम निकल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं पहले आपके डाउट्स बता के पहले कहूत कराऊंगा, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क हम आपको ग्रुप पे मैं बता दूंगा, होमवर्क मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।